अभी भी बीजेपी में एक अडवाणी संप्रदाय तो है, और ये भी हो सकता है अंदर से उसको हवा देता होगा, और इसलिए ना राम मंदिर के जो ट्रस्टी है उसमें कोई ओबीसी है, ना इनॉग्रेशन प्रोसेस में किसको अग्रस्थान मिला है, और इसीलिए कई एंगल से ये एक तरफ की चुनौती कई एंगल को लेकर है, लेकिन धर्म सत्ता के ठेकेदारों को एक बड़ी चुनौती है कि इससे एक मैसेज जा रहा है कि आपको इसके आगे दिल्ली में बैठे हुए सल्तनत पे बैठे हुए बादशाह की बात सुननी होगी। आप बादशाह के सलाहकार नहीं हो सकते। आपके चरण छूने का समय खत्म हुआ। शायद यही नई राम युग की एक नई परिभाषा हो सकती है। इस तरह का भी अंदेशा कुछ लोगों को आया होगा, और इसलिए सनातन धर्म की ही एक सोच को आगे करके वो इस उद्घाटन का विरोध करते हैं। और चारों शंकराचार्य ने तो भूमिका इस मामले में स्पष्ट की है। हो सकता है कुछ लोग और भी 5-6 दिन हैं, कुछ लोग और भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि धर्म के मामले में राजनीतिक लोगों का कितनी इंटरफियर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका भी एक बड़ा इशू इस मामले के लेकर आ सकता है, और इसीलिए ये गंभीर मुद्दा है। भविष्य में इसको देखने को फिर एक इंटरेस्टिंग इशू रहेगा कि क्या धर्म सत्ता के ठेकेदार शरण जाते हैं, या सत्ता के ठेकेदार धर्म सत्ता के ऊपर हावी होते हैं। ये भी संघर्ष देखने को मिलेगा। राम मंदिर आंदोलन 1980 का दशक, इस आंदोलन के जरिए बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंची। 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। तमाम विवादों के बीच राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। शंकराचार्य नाराज, विपक्षी दलों ने जाने से मना कर दिया है। तमाम पेच है इसमें। क्या धर्म की राजनीति हो रही है? क्या ये उद्घाटन बीजेपी का चुनावी एजेंडा क्या है? ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। एडवोकेट डॉक्टर सुरेश वाने साहब संविधान विशेषज्ञ और लगातार अम्बेडकरनामा पर आप सुनते हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे, और खास तौर से जो पूरा जुडिशियल प्रोसेस चला राम मंदिर को लेकर, उसके संदर्भ में और राजनीति के संदर्भ में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या है मंशा। स्वागत है सर, जय भीम। जी जय भीम, शुक्रिया। जैसा आपने टॉपिक को ओपन किया कि राम मंदिर की राजनीति, क्या प्रोसेस है कोर्ट के फैसले से लेकर आने वाले 22 तारीख तक, और शायद उसके बाद भी लोकसभा के चुनाव संपन्न होने तक पूरे देश को राममय बनाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, उनके सारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस, वीएचपी हो, बजरंग दल हो और विंग्स हो, ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मैं कल परसों 2-3 दिन नॉर्थ इंडिया से गुजरा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तो मैंने रास्ते पर कड़ा कोहरा और ठंडी होने के बावजूद हाथ में भगवा पताका, झंडा लहराते हुए, राम नाम का जप करते हुए, नारे लगाते हुए, कोई खीर की दुकान लगा रहा है, कोई किस बहाने इस जश्न में शामिल हो रहा है। ये सारे जो नज़ारे देखने को आजकल मिल रहे हैं, और इस नज़ारों के साथ मैं उन नज़ारों को भी जोड़ना चाहूँगा जो आजकल पंतप्रधान मोदी जी बड़ी रफ्तार के साथ पूरे देश में जो भागदौड़ कर रहे हैं, कभी आंध्रा,
कभी एक हफ्ते में महाराष्ट्र 2 बार, कभी गुजरात, कभी झारखंड, कभी छत्तीसगढ़। ये जो उनकी जो रफ्तार है, वो भी रफ्तार एक तरह से राम मंदिर के मुद्दे को बड़े पैमाने पे हवा देने का काम कर रही है। अब इसके पीछे जब हम चले जाए कि हम बुद्धिजीवी लोग हैं, हम अच्छी तरह से समझते हैं कि भारत के हर व्यक्ति को अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, उसके ऊपर भरोसा रखने का स्वातंत्र्य जरूर है, उसको वह संविधानिक आज़ादी जरूर है, लेकिन उसी संविधान में फिर मूलभूत नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी है, ड्यूटीज भी है, और उस ड्यूटी में देश साइंटिफिक टेम्पर की तरफ बढ़े, ह्यूमैनिज्म की तरफ बढ़े, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी या हर सिटीजन में पैदा हो, ये भी इस देश के हर नागरिक का दायित्व है, संविधानिक उसकी जिम्मेदारी है। ये जब दो बातें मैंने आपके सामने रखी कि एक तरफ किसी की धर्म या किसी विचार या किसी मामलों के ऊपर की श्रद्धा, ये जितना उसको आज़ादी देती है, उतना देश के नागरिकों को एक साइंटिफिक वे के तरफ जिंदगी जीने के तरफ जाने के लिए संविधान हर नागरिक को एक ड्यूटी देता है, इंक्वायरी होनी चाहिए, इस तरह की सलाह देता है। तो ये दोनों में टकराव भी आप लोगों को नजर आता है। ये कानूनी टकराव तो जरूर है, लेकिन इस कानूनी टकराव के साथ साथ ये दो अलग अलग अपोजिट विचारधाराओं का टकराव भी। एक तरफ वो विचारधारा जिसका हम आज के रूप में सनातन धर्म के नाम से आइडेंटिफाई करें, वो अपनी एक आस्था, अपना एक विचार, जिसका फ्लेक्सिबल नाम हिंदू धर्म है, तो इसको हम उनकी एक विचारधारा की बात कह सकते हैं। लेकिन जो 21वीं सदी की विचारधारा है, जब साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, ये सारे मामलों में जब दुनिया प्रोग्रेस करती रहती है, तब साइंटिफिक टेम्पर की तरफ सभी को जाना चाहिए, चाहे शिक्षा के केंद्र हो, सरकार की नीतियां हो, लोगों के श्रद्धा और विश्वास के मामले क्यों ना हो, इनको भी उसी तरह से बढ़ना चाहिए। ये दो विचारधारा, और इसीलिए हम हमेशा आम जनता को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एक कंजर्वेटिव और एक प्रोग्रेसिव, या एक फॉरवर्ड या एक बैकवर्ड, इस तरह के इस संदर्भ में हम करते हैं। लेकिन इसके साथ जब हम सियासत को जोड़कर देखते हैं, ये तो एक लीगल और आइडियोलॉजिकल एंगल हो गया। जब सियासत एंगल की जब बात करते हैं, तो दुनिया के हर राज्य में, केंद्र में, स्टेट में, वहां के लोगों को लोक लुभावन मामले के तरफ, वहां के जो भी हुक्मरान है या हुक्मरान बनना चाहते हैं, वो इस तरह के मामले उनके सामने रखते हैं। अब उनमें देश का हित है, अहित है, कानून संविधान दाव पे है, नहीं है, वो एक अलग मामला है। इस मामले में उनका एक ही लक्ष्य होता है, सत्ता में आना, और सत्ता में आने के लिए पावर पॉलिटिक्स को ये लोग जंग मानते हैं। और हमारे यहाँ तो कहावत ही है कि जंग में सब कुछ जायज है। तो ये जंग के सारे हथकंडे जो अपनाते हैं, उसमें एक हथकंडा वो है कि किसी भी तरह से आप जनमानस के दिमाग पर, मस्तिष्क पर, उसके ऊपर हावी हो जाए, और उसका एक बड़ा परफेक्ट मॉडल का एक पैकेज बीजेपी ने बनाया। अब 2014 में जब मोदी जी या बीजेपी या आरएसएस केंद्र की तरफ बढ़ रहे थे, तो वो विकास की राजनीति का ढोल ज्यादा पीट रहे थे, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की बात
ज्यादा कर रहे थे। जब 2019 की बात है तो उन्होंने नेशनलिज्म की बात ज्यादा की, कुछ मुद्दे उठाए जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, जम्मू कश्मीर का मुद्दा, ऐसे मुद्दे उठाए। अब 10 साल पावर में रहने के बाद डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की पोल खुलने में समय नहीं लगता है और ये काफी खुल चुकी है। आंकड़े रिपोर्ट आते हैं कि कितने गरीब मल्टीपल पॉवर्टी में आज भी सड़ रहे हैं। जब खुद पंतप्रधान देश के अपने कई भाषणों में कहते हैं कि 140 करोड़ आबादी में से लगभग 80 करोड़ जनता ये सरकार के दिए हुए मुफ्त राशन या अनाज के ऊपर वो अपनी जिंदगी जीते हैं, तो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की पोल खोल चुकी है। कुछ सुनने वाले दर्शक सहमति नहीं दिखाएंगे, असहमति दिखाएंगे, क्योंकि उनका डेवलपमेंट का पैमाना अलग होगा। रोड कितने बने, बिजली कितनी बनी, मोबाइल कितने आए, टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ी, ये उनका डेवलपमेंट का पैमाना हो सकता है, पैरामीटर हो सकता है। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें प्राइमरी लेवल पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, मानव विकास, वो प्राथमिकता के रूप में देखा जाता है और वो भारत में बड़े पैमाने पे पिछड़ा हुआ नजर आता है। तो 2014 का जो डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स का मुद्दा था, वो आज बड़े पैमाने पे काम नहीं करेगा, ऐसा आरएसएस, बीजेपी, विवेकानंद इंटरनेशनल, ये जो भी उनके थिंक टैंक है, मुझे लगता है उनको पक्का लगा है कि अब ये कार्ड दोबारा उतना कारीगर साबित नहीं होगा। अब इनको इसके साथ उन्होंने नेशनलिज्म का भी कार्ड बड़े पैमाने पे खेला है। आप चाहे पुलवामा का मामला हो या बॉर्डर के मामले हो या फिर विदेश नीति को थोड़ा आक्रामक रूप से रखना हो, ये अलग बात है कि छोटा सा मालदीव भी हमको डराने की कोशिश करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह की अपने आप को अचीवमेंट के तौर पर रखना, फिर वो मोदी जी के प्रोग्राम है या उनका देश विदेशों में कितने फॉलोअर है, बीजेपी की कितनी ग्लोबल लेवल की सदस्यता है, ये सारा जो है वो एक एग्रेसिव नेशनलिज्म का चेहरा भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब सवाल है कि एक तो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स और 10 साल की एंटी एस्टैब्लिशमेंट और नेशनलिज्म का पैकेज, क्योंकि अभी पाकिस्तान उतना सक्षम नहीं रहा है। भारत की जो भी नीतियां है उसको चैलेंज देने लायक अभी ग्लोबल प्लेयर के लेवल पर पाकिस्तान का स्टेट का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका है और इसलिए पाकिस्तान के कुछ मामले निकालकर उनको फिर मुस्लिमों के साथ जोड़कर हवा देना अब ये चुनाव में ये संभव भी नहीं है। अब इसलिए फिर बचा क्या? जम्मू कश्मीर के मुद्दे के ऊपर पूरे देश में तो वोट नहीं पड़ेगा, ये बात सही है। दूसरी तरफ इंडिया का अगर गठजोड़ ठीक तरह से हुआ, उसको बिगड़वाने में कुछ दूसरे लोग लगे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ठीक तरह से एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना, इक्वेशन बना, तो लड़ाई आसान नहीं है। ये भी बीजेपी, आरएसएस के नीतिकार समझ चुके हैं और इसलिए इनके पास जो बचता है वो धर्म और भगवान का कार्ड, और ये मुझे लगता है आखिरी ट्रम्प कार्ड के रूप में बीजेपी इस्तेमाल करने जा रही है। इसमें एक तरफ वो सनातन धर्म का कार्ड बड़े पैमाने पे खेलेगी और दूसरी तरफ जैसा कि कल ही राम राज्य आने वाला है, जिसकी कभी गांधी जी ने भी कल्पना की थी और उसको मोदी सपने में नहीं बल्कि जमीन पे ही उतारने वाले हैं, इस तरह की महिमा मंडित सारी बातें करके पूरे देश का जो माहौल है इंक्लूडिंग राजनीति, उसको इस तरह
इस तले इतना दबाया जाए कि आम जनमानस वो रोजी रोटी के मामले, रोजगार के मामले, विकास के मामले, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के मामले, जनसंख्या के मामले, तमाम सारी बातों को भूलकर ये बीजेपी के सनातन धर्म और राम नाम की राजनीति इनके ही फंसे रहे चंगुल में, और ये इनके शिकार बनकर वोट देने वाले वोटर ही बने रहे। इस तरह की रणनीति को बड़े पैमाने पे देश के राजपटल पर, पॉलिटिक्स के पटल पर पुशअप करने के अलावा आज बीजेपी के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है, मैंने शुरू में कहा उनके कुछ होंगे राम भक्त, उनका होगा आस्था का मामला, विश्वास का मामला, लेकिन सेक्युलर इंडिया में किसी भी जाति, धर्म, समुदाय के आस्था के मामले, धर्म के मामले, इनको कितनी अहमियत देनी चाहिए, क्या उनका चुनावी राजनीतिकरण होना चाहिए, ये बड़े सवाल है जिसको सनातन धर्म के खिलाफ जो भी है, चाहे आम नागरिक हो या राजनीतिक दल है, उनको बड़े पैमाने पे ये उठाकर बीजेपी आरएसएस के नीतिकारों को ये पूछना चाहिए कि जो भी अपने समाज का जो सामाजिक सांस्कृतिक विरासत में मिला हुआ जो भी ताना बाना है, क्या उसको तहस नहस करके, उसको अनइक्वल करके, डिस्टर्ब करके, क्या आप एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं? ये बड़े लेवल के सवाल सचमुच में चैलेंज के रूप में पूछना चाहिए। लेकिन जैसे आपने और एक एंगल इस बहस को जोड़ा था कि राम मंदिर के नाम से अदालतों में भी राजनीति हुई है, काफी लंबे सालों से हुई है। उसकी जड़ ढूंढी जाए तो 1949 में मिल जाती है। फिर कसूरवार थोड़ी कांग्रेस पार्टी भी नजर आती है, क्योंकि वो भी क्रेडिट लेने में पीछे नहीं है कि हमने ही शिलान्यास करवाया था 1984 या 85 में, तो वो भी अपनी रेस में शामिल हो जाते हैं। या कांग्रेस के कुछ नेताओं के माध्यम से हम भी सनातन धर्म को मानते हैं, हमारी भी आस्था है। इस तरह की बेतुका बयानबाजी इन्हीं मुद्दों को हवा देती रहती है। ये कई वजह से जब ये सारे परिप्रेक्ष्य को देखकर, जब वर्तमान समय में आप ज्ञानवापी का भी सर्वेक्षण चल रहा है, एक तरफ हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिपिंग एक्ट ये कानून है जो कहता है कि 1947 में जब आज़ादी मिली तो जो देश में हालत थी उसको बरकरार रखना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तब उसमें अयोध्या मामले को एग्जम्प्ट किया गया था, लेकिन एग्जम्प्ट होने के कारण फिर अयोध्या का मामला खास करके सिविल सूट के माध्यम से जमीन के मामले के रूप में लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में ने भी फैसला करते वक्त जो किसी ने मांगा नहीं था वो भी दिया। सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारी डाली कि आप राम मंदिर बनवाएं, फिर किसी ट्रस्ट के माध्यम से बनवाएं, फिर बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करें, उसके लिए 5 एकड़ का एक अलग भूखंड दे दे। ये एक तरह का सेटलमेंट लेवल का फैसला, ये सेटलमेंट, ये डिसीजन नहीं है, जुडिशियल डिसीजन नहीं है, लेकिन कानूनी रूप से जब सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला देता है तो आर्टिकल 141 के अंदर वो कानूनी मामला बनता है। लेकिन बड़े पैमाने पर ये सेटलमेंट का मामला रहा और उसके रास्ते क्लियर किए गए। परिणाम था 2-4 महीने में कितने स्कूल बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, यूनिवर्सिटियां बंद हो गई, ये मामला नहीं है। लेकिन कितने मंदिर बने, ये भी एक डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स का मुद्दा है। और ये जब मैं सुन रहा था, सोच रहा था, तो मुझे इस देश में एक बड़ा गेम खेला गया है कि हमेशा 33 करोड़ भगवानों के नाम पे राजनीति की है, कई लोगों ने की है, समय समय पे की है। आज जो स्पष्ट रूप से और खुले रूप से आरएसएस, बीजेपी उनके मित्र संगठन करते हैं,
कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग छिपे दूसरे डोर से भी करते रहते हैं। और इसलिए इन्होंने जब की है तो सनातन धर्म, 33 करोड़ भगवान और अभी राम के नाम की राजनीति, इसके ऊपर अपनी नैया पार कराने के लिए राम का सहारा आरएसएस और बीजेपी बड़े पैमाने पे लेगा। और इसी से लगता है कि 20 तारीख को और 20 तारीख के बाद भी चुनाव संपन्न होने तक राम नाम, आप बाकी नाम छोड़ दो, कबीर, रविदास, बाबा साहब, फुले, आपको सिर्फ एक नाम बचा है। वही नाम की जप माला करने के अलावा सरकार, मीडिया के सरकार के एजेंट आपको इसमें कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे और आपको किसी न किसी मजबूर कराएंगे। फिर आपको दिवाली मनाने के लिए कहेंगे, दिए जलाने के लिए कहेंगे और कुछ करने के लिए कहेंगे। पता नहीं 2 मिनट के ऊपर रास्ते में खड़े रहकर फिर आप अभिवादन करिए, ये भी आ सकता है। स्कूल कॉलेजेस में मॉर्निंग प्रेयर की आती है, उसमें भी बदलाव हो सकता है। तो कई सारी समस्या है जो भविष्य के पेट में ठूसी पड़ी है, लेकिन उसके जवाब के लिए फिर कुछ समय का इंतजार जरूर करना होगा। सर एक सवाल और, शंकराचार्य मोदी साहब का विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके से उद्घाटन हो रहा है कह रहे हैं कि भाई मंदिर पूरा बड़ा बना नहीं है और कई तरह की बातें उसमें है। क्या ये धर्म सत्ता और राज सत्ता के बीच टकराहट की शुरुआत है? क्योंकि साधु लोग, ये ऐसा तो नहीं है कि साधु लोग का काम खत्म हो गया, अब मोदी जी ही सर्वशक्तिमान है। क्या एक टकराव है दोनों के बीच या सब कुछ ये ठीक-ठाक बहुत बहुत सही और अहम मुद्दा है कि क्या ये शंकराचार्यों का, चारों शंकराचार्यों का लगभग एक तरह से राम मंदिर उद्घाटन समारोह के ऊपर बहिष्कार डालना, विरोध है? करना, कि क्या ये धर्म सत्ता और राज सत्ता के बीच में टकरावट है, कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है। और मुझे लगता है जरूर इस एंगल से देखें तो एक तरह का संघर्ष नजर आ रहा है, जी। क्योंकि इसके पहले कई बार ऐसा हुआ है कि राजसत्ता वालों ने धर्म सत्ता वालों को हमेशा एक ऊंची जगह पे रखा, उनको एक अहम रोल दिया। चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज का पीरियड हो, इवन अकबर का भी हो या राजा महाराजों का भी हो या कई और सरकारों का भी हो। लेकिन इस बार पहली बार शास्त्रों का हवाला देकर कि जब कोई मंदिर पूरा ही नहीं हुआ तो उसमें राम की मूर्ति की प्रतिस्थापना करना, उसका इनॉग्रेशन करना, वो भी इनॉग्रेशन किसके हाथों से? तो जो एक राजनीतिक व्यक्ति है, वो कोई संत परिवार का नहीं है, वो संघ परिवार का हो सकता है, लेकिन साधु संत की एक परंपरा है, उसकी एक ट्रेडिशन है। उस साधु संत के परंपरा से भी वो आदमी नहीं आता है, सिर्फ सत्ता में बैठे हैं। इसलिए उसका उद्घाटन समारोह अगर यही आदमी करता है तो एक तरफ से धर्म सत्ता के ठेकेदारों के लिए एक ये चुनौती भी है। और इसी से आहत मुझे लगता है धर्म सत्ता यही एक सर्वस्वी वर्चस्व है। इस तरह की विचारधारा मानने वाले जो कड़वे सनातनी है, अब ये कड़वे सनातनी है, ये इन सनातनियों के नजरों में आप एमपी हो, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, पीएम हो, इसकी कोई अहमियत नहीं है। और इसलिए ये बिल्कुल जैसा आपने चिन्हित किया कि एक तरह से ये राजसत्ता और धर्म सत्ता के बीच में संघर्ष की एक नई पहल हमारे सामने आती है। फिर और एक है, वैदिक परंपरा के अनुसार उद्घाटन करने वाला नॉर्मली आदमी शादीशुदा होता है, वो भी एक मुद्दा कुछ लोग आगे ला रहे हैं। तो ये भी एक वैदिक परंपरा का हिस्सा हो सकता है कि क्या कोई अकेला आदमी, अ, मतलब शादी है लेकिन वो पूजा पाठ करने के लिए, जैसे महाराष्ट्र में विट्ठल मंदिर की पूजा चीफ मिनिस्टर करता है,
तो वो हर साल करता है चीफ मिनिस्टर या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो अकेले नहीं करता है, वो अपनी पत्नी के साथ करता है। लेकिन यहाँ मोदी जी अपने पत्नी के साथ तो पिछले 14 साल से तो नजर नहीं आते, इसलिए इस तरह का आदमी क्या वो उद्घाटन लायक योग्य है, ये भी कुछ लोग दबे कुचले आवाज में अंदर की अंदर बातें कहते रहते हैं। लेकिन मूल रूप से जो मुद्दा है कि राम मंदिर के तीसरा जो एक एंगल है कि राम मंदिर की लहर को जिन्होंने पूरे देश में मजबूत किया, गतिमान किया, लहर बना दी, वो सारे पिछड़े लोग आज कहाँ? वो राम सवाल तो भक्त है। कहाँ है? राम सेवक कहाँ? विनय ठीक है कटियार, उमा कल्याण सिंह, भारती। ठीक है कल्याण सिंह आज जिंदा नहीं है, लेकिन उमा भारती तो है, विनय विनय कटियार। कटियार है, विनय कटियार है, मुरली मनोहर जोशी है, अडवाणी है। तो एक तरफ में बीजेपी में भी एक अडवाणी संप्रदाय तो है, भले वो साधु संतों में कितना है वो एक अलग बात है, लेकिन अभी भी बीजेपी में एक अडवाणी संप्रदाय तो है। और ये भी हो सकता है अंदर से उसको हवा देता होगा, और इसलिए ना राम मंदिर के जो ट्रस्टी है उसमें कोई ओबीसी है, ना इनॉग्रेशन प्रोसेस में किसको अग्रस्थान मिला है, और इसीलिए कई एंगल से ये एक तरफ की चुनौती कई एंगल को लेकर है, लेकिन धर्म सत्ता के ठेकेदारों को एक बड़ी चुनौती है कि इससे एक मैसेज जा रहा है कि आपको इसके आगे दिल्ली में बैठे हुए सल्तनत पे बैठे हुए बादशाह की बात सुननी होगी। आप बादशाह के सलाहकार नहीं हो सकते, आपके चरण छूने का समय खत्म हुआ। शायद यही नई राम युग की एक नई परिभाषा हो सकती है। इस तरह का भी अंदेशा कुछ लोगों को आया होगा, और इसलिए सनातन धर्म की ही एक सोच को आगे करके वो इस उद्घाटन का विरोध करते हैं। और चारों शंकराचार्य ने तो भूमिका इस मामले में स्पष्ट की है। हो सकता है कुछ लोग और भी 5-6 दिन है, कुछ लोग और भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि धर्म के मामले में राजनीतिक लोगों का कितनी इंटरफियर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका भी एक बड़ा इशू इस मामले के लेकर आ सकता है। और इसीलिए ये गंभीर मुद्दा है, भविष्य में इसको देखने को फिर एक इंटरेस्टिंग इशू रहेगा कि क्या धर्म सत्ता के ठेकेदार शरण जाते हैं या सत्ता के ठेकेदार धर्म सत्ता के ऊपर हावी होते हैं, ये भी संघर्ष देखने को मिलेगा। जी, शुक्रिया सर, बहुत शानदार बातचीत। दोस्तों, एडवोकेट सुरेश माने साहब हैं। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मुलाकात होती है आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी शुक्रिया, धन्यवाद।